नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बरसों पहले, बल्कि 7वें दशक में एक राम अवतार त्यागी का लिखा हुआ गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था। मुकेश ने उसको अपनी आवाज दी थी। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले और मैंने मंजिल को चाहा मुझे बाजार मिले। और नीतीश कुमार का कुछ वैसा ही हाल है। इनकी हसरतें तो बहुत ऊंची-ऊंची रही हैं और एक समय क्या अभी भी कहीं दबी छिपी ये इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि साहब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। पर ये अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिनकी ये इच्छा है। लंबी लाइन है और ये हमेशा रही है। जब थोड़ा-थोड़ा उभार किसी को अलग-अलग राज्यों में मिला या राष्ट्रीय राजनीति में मिला, उसको लगा कि मैं तो प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल हूँ। ममता बनर्जी दूसरा चेहरा है, जिनको ये लगता होगा कि साहब मुझे उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जिसकी मैं हकदार हूँ। अब बताइए, राहुल गांधी को उन्होंने मैसेज भेजा और राहुल गांधी ने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो एक फ्रस्ट्रेशन तो होता है कि मैं 22 सीटों से 29 पर पहुँच गई। वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी 18 से घट कर के 12 पर आ गई और कांग्रेस मुझे सम्मान ही नहीं दे रही है, तरजीह ही नहीं दे रही है। शरद बाबू, शरद पवार की 2019 में 4 सीटें थी, इस बार बढ़ गई। इसी तरह उद्धव ठाकरे की जो एक बुरी गत होने की आशंका थी, उतना बुरा हुआ नहीं उनके साथ। बल्कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से उनके सांसदों की संख्या 3 ज़्यादा ही आई है। कांग्रेस 99 सीटें जीत करके जो है कॉलर खड़े किए हुए है। पर आज हम बात कर रहे हैं नीतीश बाबू की। नीतीश जी के एक हनुमान हैं, दिल्ली में बैठते हैं, केसी त्यागी। बड़ी लंबी-लंबी फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नीतीश बाबू के लिए तो इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया था। अब कल का सेंट्रल हॉल का वो दृश्य सबके सामने है और मैंने भी उस पर एक अलग से प्रोग्राम बनाया कि ऐसा क्यों है और नीतीश वो जेस्चर क्यों दिखा रहे थे प्रधानमंत्री के पैर छूने का। हालाँकि ऐसी 2 घटनाएँ पहले भी हो चुकी। एक बार गया की रैली में भी उन्होंने ऐसा किया था और उससे पहले 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ कर के लालू और कांग्रेस और वामपंथियों के साथ जाने से पहले जब योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह था, तो वो भी पहुँचे हुए थे लखनऊ और मंच पर वो लगभग झुक ही गए थे। नरेंद्र मोदी ने ही उनको थाम लिया था और उसके बाद पलटी मार गए थे। चले गए थे लालू के साथ और रातों-रात उनके समर्थन से और उनको सरकार में शामिल करके शपथ ले ली थी। तो नीतीश के बारे में तमाम तरह की बातें और अटकलें और उनको पलटू राम ऐसे ही नाम नहीं मिला है। कहीं न कहीं उन्होंने अपना भरोसा खोया है। सबको उनकी ज़रूरत है और सब जानते हैं कि ये भरोसे के आदमी नहीं है। तो ये एक बड़ा भारी संकट उनके लिए है। केसी त्यागी ने जो बयान दिया और ये आज तक का रिपोर्टर था जिसने ये पूछा और गया तो वो इसलिए था कि ज़रा ये कुछ निकाल लें कि साहब कितनी बर्थ आपको मिल रही है कैबिनेट में। अब ये तो लास्ट टाइम तक जो है किसी को पता ही नहीं चलता है। इस बार एनडीए के जो घटक दल हैं, वो थोड़ा-सा कॉलर इसलिए भी खड़े किए हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली 272 से कम सीटें मिली हैं, यानी पूर्ण बहुमत से कम सीटें मिली हैं।
करीब-करीब 30 सीटें कम मिली हैं। तो इस बार इनको लगता है कि इनका महत्व बढ़ गया है और ये बहुत हद तक जितना हो सकेगा उतना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की बाँह मरोड़ने में कामयाब होंगे। कितने कामयाब होंगे ये वक़्त बताएगा। जैसे टीडीपी की बात चल रही थी कि साहब उन्होंने स्पीकर पद माँग लिया है। हालाँकि मेरा ये मानना है कि मीडिया में ये जो ब्रेकिंग के नाम पर तमाम तरह की खबरें चलाई जाती हैं, उनको लेकर के कल सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कहा है कि ये ब्रेकिंग के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि किसको पद मिलना है, किसको क्या मिलना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अटकलबाज़ियाँ हैं और कोई आपको फ़ोन करके भी कहे कि साहब मेरी वहाँ तक पहुँच है, यानी नरेंद्र मोदी तक पहुँच है या अमित शाह या जेपी नड्डा तक पहुँच है, तो आप किसी पर यकीन ना करें। ऐसा ना हो कि कहीं आप किसी के हाथों शिकार हो जाएँ। लेकिन मीडिया को कौन रोक सकता है साहब अटकलबाज़ी लगाने से? ये 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी देखा और 2024 में भी देख रहे हैं। लगातार अटकलबाज़ी जारी है और तरह-तरह की खबरें चल रही हैं। तो केसी त्यागी का जो बयान आया है कि नीतीश को इंडी अलायंस से प्रधानमंत्री पद का ऑफ़र आया था, इससे 2-3 बातें साफ़ होती हैं। एक तो ये कि इंडी अलायंस ने अपनी मीटिंग से पहले ये संभावना तो तलाश की थी कि नीतीश टूट सकते हैं या नहीं टूट सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। हालाँकि इन दोनों के जाने के बावजूद उनकी सरकार तो नहीं बन रही है और निर्दलीय या छोटे दल भी कोई इतने लालायित नहीं हैं। सेकंड थिंग, इनका व्यवहार यानी कांग्रेसियों का व्यवहार अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ भी कितना बुरा है, वो ममता बनर्जी के बयान से पता चल जाता है। ममता ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से भी फ़ोन पर बात की, जिनकी सीटें बढ़ी हैं, उद्धव ठाकरे से भी बात की, उनको राहत मिली है एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में। चूँकि कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी हैं, तो मैंने राहुल गांधी को भी टेक्स्ट मैसेज किया, जिसका राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में इंडिया अलायंस जो है, वो सरकार बनाएगा और सरकार अगर बनाएगा भी, तो किसी दूसरे को प्रधानमंत्री क्यों बनाएगा? कांग्रेस का तो ये इतिहास है कि कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि जिसकी सीटें ज़्यादा होगी, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा और नतीजे आने से पहले जयराम रमेश का बयान भी याद कर लीजिए। उन्होंने तो ये बयान दाग दिया था कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी, उसका प्रधानमंत्री पद पर दावा बनेगा। तो नीतीश बाबू की तो सीटें ही 12 हैं। फिर नीतीश बाबू को ये प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं? और दूसरी बात जिन नीतीश कुमार को इन्होंने संयोजक पद के लायक भी नहीं समझा, वो चाहते थे कि उनको संयोजक बनाया जाए और जो ये इंडिया अलायंस बना था, इसको इनिशिएट करने वाले भी नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार ही थे। पहली बैठक भी उन्होंने पटना में ही बुलाई थी और वो इंतज़ार करते रहे कि या तो पटना में उनको संयोजक घोषित कर दिया जाएगा या जो अगली मीटिंग होने वाली थी बेंगलुरु में वहाँ कर दिया जाएगा, वहाँ भी टाल दिया गया। वहाँ तो बल्कि उनके खिलाफ जो है वो पोस्टर बैनर चिपके हुए मिले सड़कों पर और मुंबई में तो हाल ही दूसरा था। बेंगलोर पहुँचते-पहुँचते तो कांग्रेस ने एक तरीके से इस पूरी मुहिम पर कब्ज़ा कर लिया था। सब कुछ वो तय कर रहे थे। मुंबई में भी यही रहा, बाद में दिल्ली में एक बैठक हुई उसमें भी यही रहा। तो नीतीश बाबू को ये लगने लगा था कि यहाँ ना तो उनकी सुनवाई हो रही है, ना उनको कोई संयोजक बनाने को तैयार है, बल्कि जग हँसाई और होने लगी थी। और जो कुछ बिहार में चल रहा था उनके साथ, यानी लालू के जो 2 बेटे उनके साथ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक कैबिनेट मंत्री बने हुए थे। वो क्या गुल खिला रहे थे,
ये बाद में नीतीश बाबू ने अपने बयानों में कहा भी है, तो वो बहुत जल्दी इन लोगों से उकता गए और इस बार ये मन बना करके एनडीए के साथ आए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हैं कि अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है। बिहार की एक रैली में नरेंद्र मोदी की मंच पर उपस्थिति में उन्होंने ये बात कही भी थी कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब इधर-उधर करने वाले नहीं हैं। और अभी सेंट्रल हॉल में भी उन्होंने जो अपना भाषण दिया है संक्षिप्त सा, उसमें भी फिर से ये बात दोहराई है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने आस्था व्यक्त की, जिस तरह उनके पैर छूने की कोशिश की, इसके बाद क्या किसी को ज़रा-सा भी कोई शक शुबा होगा कि अगर उनको, वो कहते हैं ना कि मतलब के लिए आदमी गधे को भी बाप बना लेता है, तो इंडिया अलायंस वाले, हो सकता है किसी का फ़ोन आया हो कि जी आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, बनाएँगे नहीं बनाएँगे वो बाद की बात। लेकिन लोभ लालच देकर के किसी तरीके से एनडीए गठबंधन से अगर ये अलग हो जाएँ, तो नरेंद्र मोदी को एक झटका दिया जाए। हालाँकि नरेंद्र मोदी को फिर भी झटका नहीं लगने वाला। 293 तो उनके वैसे ही आ गए थे एनडीए के, उनमें से 12 आप अगर नीतीश कुमार के निकाल दें तो 281 फिर भी उनके पास हैं। तो वो झटका नहीं लगना है, थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर आ जाती है। तो ये ज़रा विचार करने की ज़रूरत है कि केसी त्यागी ने ये शिगुफा छोड़ा क्यों है? और ऐसे समय जबकि नरेंद्र मोदी कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं, कहीं कोई टैक्टिस तो नहीं है कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम माँग रहे हैं, मतलब कितने मंत्री पद होंगे, कैबिनेट में कितना स्थान मिलेगा, राज्य मंत्री कितने होंगे और कौन से पद मिलेंगे या कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय हमें चाहिए, इसको लेकर के एक प्रेशर टैक्टिस तो नहीं अपनाई जा रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वरना ऐसे समय जबकि नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल में बयान दे चुके, नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पण व्यक्त कर चुके और शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और जेपी नड्डा के यहाँ सबकी बैठकें हुई हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ये देख रहे हैं कि किसकी क्या-क्या इच्छाएँ हैं, क्या-क्या डिमांड है और फिर जो उन लोगों ने तय किया होगा, उसके हिसाब से, हालाँकि कई तरह की बातें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि साहब वो बिहार वाले चाहते हैं, यानी नीतीश चाहते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री उनको मिल जाए, उनके किसी व्यक्ति को मिल जाए। अब जहाँ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े विकास के काम हो रहे हैं, उन मंत्रालयों को नरेंद्र मोदी सहयोगी दलों को देंगे, लगता नहीं है। जैसे टॉप 5 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, जो सीसीएस के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री और 4 दूसरे जो मंत्री होते हैं, जो सीसीएस के सदस्य होते हैं, उन 4 मंत्रालयों को तो भारतीय जनता पार्टी कभी अपने सहयोगियों को नहीं देगी। अब जदयू के लोग कह रहे हैं कि जी वो जॉर्ज फर्नांडीज़ भी तो डिफेंस मिनिस्टर थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो वो दौर ही दूसरा था भई। आज एकदम दूसरा दौर है। पिछली सरकार में आपको याद होगा, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि उनको पता था कि जो घटक दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, वो इसमें अड़ंगेबाजी करेंगे, अपनी माँग करेंगे, जी हमारा बना दो, अतीत में भी बनता रहा है, तो उन्होंने नहीं बनाया। जहाँ ज़रा-सी भी राड़ होने की, ज़रा-सा भी झगड़ा होने की, मतभेद पैदा होने की आशंका होती है, वहाँ वो कदम रखते ही नहीं, उस दिशा में चलते ही नहीं। और इस बार भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी इस बार तो कमज़ोरी है और अकेले बहुमत नहीं मिला है, इस बार तो इन पर जो है निर्भरता रहेगी, तो ये लोग ब्लैकमेलिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता जिस तरह की लीडरशिप उनकी है, जिस तरह का व्यक्तित्व उनका है, वो किसी की ब्लैकमेलिंग में आएँगे। तो देखना है कि केसी त्यागी ने ये बयान कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ अब मीडिया में शुरू हो गई हैं।
पर मेरा यही मानना है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है। बाकी ये तो चंडू खाने की है कि साहब इंडी अलायंस वालों ने नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया है। जिनके कुल 12 सांसद हैं, उनको वो प्रधानमंत्री बनाएँगे। और नतीजे आने से पहले जयराम रमेश क्या कह रहे थे? वो नहीं जानते क्या केसी त्यागी के उन्होंने क्या कहा था? वो तो ममता बनर्जी जिनकी 29 सीटें आई हैं, उनको भी एज़ प्राइम मिनिस्टर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होंगे। तो 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री बनाएँगे? अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।